हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित पाठ योजना लेकर आई हूं और आज का कौशल है व्याख्या कौशल। इसे व्याख्यान कौशल भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे एक्सप्लेनेशन स्किल या स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन भी कहा जाता है। तो आइए पहले तो हमें जानना होगा कि व्याख्या कौशल क्या होता है। व्याख्या जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हमें किसी चीज़ को व्याख्या करना, मतलब उसको अच्छे से समझाना, उदाहरण दे के समझाना। मतलब कोई भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, आपने जो टॉपिक लिया है उसके किसी पाठ्य बिंदु को आपको पढ़ाना है, तो हम बच्चे को एक एक लाइन, एक एक वर्ड किस तरह से समझा के पढ़ाएंगे, उसी कौशल को जो है हम व्याख्या कौशल के अंतर्गत सीखते हैं। आइए देखते हैं कि व्याख्या कौशल के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे ऊपर लिखेंगे व्याख्या कौशल संख्या, उसके बाद लिखेंगे छात्राध्यापक अगर आप छात्राध्यापक हैं तो, और अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो लिखेंगे छात्राध्यापिका का नाम। उसके बाद हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। पहला बिंदु होता है दिनांक। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप शिक्षण कार्य करेंगे। और फिर होता है कक्षा, तो कक्षा ये 6 के लिए बना है। विषय जो है सामाजिक विज्ञान है, उप विषय इतिहास है, चक्र जो है छठा है और अवधि जो है 6 मिनट की है। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनकी अवधि 6 मिनट की होती है। तो इसलिए हमें जब भी हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, प्रश्न उत्तर बनाते हैं कौशल से संबंधित, तो हम टाइम का बड़ा ध्यान रखना होता है कि हमें इस टाइम के अंतर्गत ही अपने कौशल को ख़त्म करना है, शिक्षण को ख़त्म करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से शुरू करेंगे। तो उसके बाद हम लिखते हैं सब प्रकरण। तो प्रकरण हमारा है अशोक। उसके बाद इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें 3 कॉलम होते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन का। ठीक है, तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु का जो पाठ्य वस्तु है उसमें पढ़ना है हमें कि सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का क्या कारण था। तो बच्चों से शिक्षिका ने प्रश्न किया और बच्चे मौन हो जाएंगे कि क्या कारण था, या अपने अपने संभावित आंसर देंगे। जब भी बच्चे संभावित आंसर देते हैं तो वहाँ पे हम आंसर को लिखते हैं, छात्र कथन की जगह पे लिखते हैं समस्यात्मक। ठीक है, हमने चूंकि बड़ा क्वेश्चन पूछा धर्म स्वीकार करने का क्या कारण था, मतलब कि ये 1 वर्ड आंसर नहीं है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसको बहुत वर्ड में आंसर देने हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका आंसर स्पष्टीकरण क्या होगा। तो इसमें शिक्षिका स्पष्टीकरण करेगी कि महाराज बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक को मगध का राजा बनाया गया। सम्राट अशोक एक चक्रवर्ती राजा था। उसने कई राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। अब उसे केवल कलिंग पर विजय करना शेष था। कलिंग युद्ध के दौरान लाखों सैनिक मारे गए और चारों तरफ खून की नदियां बहने लगी, जिसे देखकर सम्राट अशोक का मन बेचैन हो उठा तथा उन्होंने कभी भी युद्ध न करने का प्रण लिया। अपने मन की शांति के लिए उन्होंने महात्मा बुद्ध की शरण में जाकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ये उसने क्या किया, हमने उस आंसर का जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर दिया या उसका स्पष्टीकरण किया। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इस चीज को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने पढ़ा लिया, अब हमने इस चीज को बच्चों को बताया कि क्या चीज था, एक्सप्लेन किया आंसर को। तो अब बच्चों से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन होंगे जो कि आपके उसी स्पष्टीकरण से ही होंगे, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने जो पढ़ाया बच्चों को वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो जैसे हमने शुरू किया कि महाराज बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक को मगध का राजा बनाया गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि अशोक के पिता का क्या नाम था, तो आप बता देंगे कि महाराज बिंदुसार के पुत्र थे। फिर कहाँ के राजा थे, तो मगध के राजा थे। अशोक किस प्रकार का राजा था, तो अशोक जो है एक चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती मतलब कि उसका जो है यश कीर्ति जो है चारों दिशाओं में फैली हुई थी। ठीक है, और साथ ही साथ चूंकि वो बहुत युद्धप्रिय शासक था, तो जिसकी वजह से उसने कई राज्यों को आपस में मिला लिया था, युद्ध करके जीत लिया था और उन्हें आपस में मिला लिया था। अब जो है लगभग उसने काफी विजय प्राप्त कर ली थी भारत में। अब उसे केवल जो उड़ीसा राज्य में एक जगह पड़ती है कलिंग, उसी का इसको युद्ध करना शेष था। तो जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसने देखा कि बहुत ढेर सारे लाखों सैनिक मारे गए और चारों तरफ खून की नदियां बहने लगी, जिसको देखकर उसका मन जो है विचलित हो उठा, बेचैन हो उठा, बेचैन हो गया, मन परेशान हो गया। तो वो क्या किया, महात्मा बुद्ध की शरण में गया, उनसे अपनी व्यथा कही कि महाराज मैं तो चक्रवर्ती राजा हूँ और मैंने जो है इतने युद्ध किए, इतने सब कुछ किया, और अब युद्ध के दौरान जब मैंने लाखों सैनिकों का मृत्यु शव देखा और चारों तरफ खून की नदियां देखी, तो मैं भयभीत हो उठा कि ये सब क्या हो रहा है, क्या जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या मृत्यु ही है।
इसी तरह यही जीवन है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं बताइए मैं क्या करूँ। तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें जो है अपनी शरण में ले लिया और कहा कि अगर ऐसी बात है तुम आओ हमारे शरण में और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लो और सत्य तथा अहिंसा के पथ पर चलो और सब में प्रेम और सद्भावना की भावना को जागृत करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पष्टीकरण हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछे, मतलब पहले हमने उसको पैराग्राफ पढ़ के बताया, फिर उसको समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि हमने बच्चों को जो समझाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो हम पहला प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों बताओ सम्राट अशोक किस राज्य के राजा थे। तो बच्चे क्या जवाब देंगे, मगध के राजा थे। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कलिंग युद्ध के दौरान क्या हुआ था। तो बच्चे क्या जवाब देंगे, युद्ध के दौरान लाखों सैनिक मारे गए थे तथा खून की नदियां बहने लगी थी। ठीक है, ये हुआ था, लाखों सैनिक मारे गए थे तथा खून की नदियां बहने लगी थी। ओके, फिर युद्ध का दृश्य देखकर सम्राट अशोक का मन कैसा हो गया। तो सम्राट अशोक का मन कैसा हो गया, बच्चे क्या जवाब देंगे, युद्ध का दृश्य देखकर सम्राट अशोक का मन बेचैन हो गया। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे हम बोधात्मक प्रश्न की, अच्छा अपने मन के बेचैन होने पर अशोक किसकी शरण में गए। तो किसकी शरण में गए, बच्चे जवाब दे देंगे कि महात्मा बुद्ध की शरण में गए। फिर अगला क्वेश्चन पूछ लिया उसी पैराग्राफ से रिलेटेड कि महात्मा बुद्ध के पास जाकर सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया। तो कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बच्चे आंसर कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जहां से शुरू किया और जो आखिरी किया, हमने एक नियोजित क्रम में हमने स्टेप बाय स्टेप जो है बोधात्मक प्रश्न पूछ के उनको फिर से रिवाइज करा दिया, फिर से चीजों को याद दिला दिया। तो यही होता है व्याख्या कौशल। ठीक है, उसके बाद हमने इस तरह से क्वेश्चन 6, 7, 5 क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि 6 मिनट का ही क्वेश्चन है, इसलिए बहुत बड़ा प्रकरण नहीं, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं रखते हैं। ये जैसे मैंने एक ही व्याख्या किया है, आप चाहें तो 2 कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे मैंने यहाँ 5 प्रश्न पूछे हैं, आप 3-3 करके 2 प्रश्न 2 पैराग्राफ में पूछ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रश्न जो है कितना बड़ा है और उसका आंसर कितना बड़ा है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है व्याख्या कौशल निरक्षर तालिका का। तो उसमें हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं और देखिए हमारे विद्यालय का तरीका था। तो इसमें जो है इस तरह से बनाएंगे निरक्षर तालिका, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद लिखेंगे प्रकरण, उसके बाद हम लिखते हैं कौशल के घटक। जब भी आप पाठ्य योजना तैयार करते हैं तो कौशल के घटक जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी आप कौशल सीखते हैं तो घटकों को अपने अंदर समायोजित करना बहुत आवश्यक होता है, घटकों को ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि घटक ही हमारे एक तरह से कहिए कि हमारे गाइड हैं, वो हमें सुपरवाइजर है एक तरह से हमारे, क्योंकि हमें उन्हीं के आधार पे आगे बढ़ना है। तो जैसे हमारा घटक है कि प्रारंभिक कथन का स्पष्टीकरण। प्रारंभिक कथन का स्पष्टीकरण मतलब कि हमने जो प्रश्न पूछा शुरू किया था कि महाराज अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का क्या कारण था, तो हमने क्या उसका स्पष्टीकरण प्रॉपर दिया या नहीं दिया। अगर दिया तो कहाँ हमारा टिक हो जाएगा, हाँ में, और नहीं दिया तो कहाँ टिक होगा, नहीं में। फिर दूसरा है व्याख्या प्रक्रिया में प्रश्नीकरण, मतलब हमने जब व्याख्या की उसका स्पष्टीकरण दिया तो हमने जो है उसमें प्रश्न पूछे व्याख्या करने के बाद, तो पूछे होंगे तो ये हाँ, और नहीं पूछे तो नहीं। फिर है व्याख्या धारा प्रवाह, मतलब जब आप बता रहे थे उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे बच्चे को, तो आप आराम से एक लय में बोलते जा रहे थे ना, ऐसा तो नहीं था कि बीच बीच में आप भूल जा रहे थे कि अरे इसके बाद क्या बोलना था। तो इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम किस क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। उसके बाद ठीक है, फिर है कथनों में तारतम्यता। तारतम्यता मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस लाइन के बाद कौन सा लाइन आएगा और किस तरह से जो है एक सीक्वेंस होता है बातचीत करने का, कि कभी जब तेज आवाज में बोलना है या धीरे आवाज में बोलना है या समझा के बोलना है। तो एक तरीका है बताने का बच्चों को, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो उस तरह की तारतम्यता थी कि नहीं थी, तो वो अगर आप थी होगी तो हाँ में, नहीं तो नहीं में टिक हो गया। फिर है नेक्स्ट योजनाबद्ध पुनरावृत्ति। इसका क्या मतलब यही है कि जैसे आपने देखा कि बोधात्मक प्रश्न पूछा, और तो हमने बोधात्मक प्रश्न किस तरह से, कहाँ से प्रश्न शुरू किया, आगे पीछे शुरू किया, नहीं, हमने प्रश्न शुरू से शुरू किया जहां से व्याख्या शुरू की, और हमने उसको आखिरी तक बौद्ध धर्म स्वीकार करने तक करके हमने 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए बच्चों से। तो क्या था, एक योजनाबद्ध तरीके से, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर भी एक तरह से बच्चों ने याद कर लिया। तो उस तरह से हमने प्रस्तुति दी, हाँ जी बिल्कुल दी। ठीक है, फिर लास्ट में मुख्य बिंदुओं की सारांश प्रस्तुति। आपने देखा कि जब मैंने बता दिया पढ़ के, उसके बाद मैंने लाइन बाय लाइन जो है एक एक चीज समझाया बच्चों को। तो आपको भी इस तरह से सारांश के फॉर्म में बच्चों को समझाना है उस क्वेश्चन का आंसर और उसकी व्याख्या देनी है। तो इस तरह से ही व्याख्या कौशल आप सीख पाएंगे। तो अगर आपने किया है तो इस जगह पे ठीक होगा, नहीं तो
नहीं पे टिक होगा। इनकेस अगर आपकी इस कौशल के अंतर्गत किसी में भी हाँ में टिक ना होकर नहीं वाले पोर्शन में ज़्यादा टिक होता है, तो ये मानते हैं कि आपकी व्याख्या कौशल आपने अभी सीखना और आपको और सीखना है, आपको शिक्षण में कुछ कमियां हैं। आपको फिर से जो है आपके सहपाठी आपको सहयोग ये आलोचना करेंगे और आपको सुझाव देंगे कि आपके किस शिक्षण कार्य में कौन सी कमी है, कौन से कौशल के घटक की कमी है। उस कौशल के घटक को यहाँ मेंशन कर देंगे कि आपने सारांश प्रस्तुति नहीं की, या फिर शब्दों में जो था आपने जो पढ़ाया उसमें तारतम्यता नहीं थी, आप धारा प्रवाह नहीं बोल पा रहे थे, आप रुक रुक के बोल रहे थे। तो इस तरह से जो भी कमियां होंगी आपके जो शिक्षक होंगे, जो शिक्षक क्या होंगे, आपके फ्रेंड आपके सहपाठी होंगे, जो शिक्षक की आपकी कॉपी जांच करेंगे तो वो आपके लिए लिखेंगे कि आपका शिक्षण कार्य जो है उत्तम था या नहीं था। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे लिखते हैं हस्ताक्षर सहपाठी एवं हस्ताक्षर निरीक्षक का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना व्याख्या कौशल। फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।